हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत दिनों के बाद आज क्लास दिया जा रहा है आप लोगों को, और जो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वो प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन था। तो उसमें आपको सम्स दे दिया गया था, आप लोग सारा होमवर्क भी कर लिए थे, और फिर वापस आज हम क्लास दे रहे हैं। काफ़ी गैप हो गया, खैर कोई बात नहीं। आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में ही होने वाला है, और क्योंकि सिलेबस काफ़ी बढ़ने वाला है आने वाला टाइम में आपके लिए, तो आप लोग अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टैक्स 200 मार्क्स का हो जाएगा, और आपका ऑडिट भी है, आपका अकाउंट्स भी रहेगा, मैथ्स भी रहेगा, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, इधर आपका IFS भी था। तो आपका आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी टफ होने वाला है, कॉस्ट भी है इवन आपका, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा हो गया है और हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा, वो भी जून आपका सही से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा वो भी बताया नहीं जा सकता। तो इसीलिए अगर टाइम हमारे पास कम है तो क्या ऑप्शन है हमारे पास कि क्लासेस अभी से कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अगर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा तो फिर 900 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 900 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम दोगे तो फिर टाइम बचेगा नहीं। तो आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चंस हम टिक आउट करवा देंगे या फिर लिख के दे देंगे। चैप्टर 1 से थ्योरीज है कुछ, तो थ्योरीज आप खुद से सेल्फ स्टडी कर लोगे, हम क्वेश्चन लिख के दे देंगे, आप अगर पढ़ लोगे तो फिर आप 10 मार्क्स वहाँ से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला जो चैप्टर वो चल रहा था। उसमें क्या था कि हम लोग जो बिजनेस कैटेगरीज में आता है, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, तो उसमें क्या था कि हम लोग एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ रहता था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए से हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टैक्स के हिसाब से निकालते थे, क्योंकि वो जो PL अकाउंट रहता था वो अकाउंटिंग के हिसाब से रहता था, और अकाउंटिंग वाला जो प्रॉफिट है वो उसमें कोई भी तरह का इनकम टैक्स लॉ फॉलो नहीं करता है, वहाँ अपना एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। मगर हम लोग जो इनकम टैक्स का जो इनकम निकालते हैं वो कौन सा रूल फॉलो करता है? IT रूल फॉलो करता है। तो जब हम लोग बिजनेस कैटेगरीज का हम लोग बना रहे थे, इनकम निकालने का जो सिचुएशन था वो क्या कर रहे थे कि एक PL अकाउंट दिया हुआ रहता था, उस PL में से जो नेट प्रॉफिट रहता था उसको उठा के लेते थे, और उस प्रॉफिट को ही हम लोग ऐसा कन्वर्ट करते थे कि वो इनकम मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन का जैसा हो जाता था। उसमें करते क्या थे, जो इनकम ऐड होने वाला नहीं था और जो ऐड हो चुका था उसको हम लेस कर देते थे, और जो खर्चा डिसअलाउड था वो खर्चा लेस हो चुका था हम लोग ऐड बैक करते थे, और वही काम करके वापस से हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते थे। वो था हम लोगों का इनडायरेक्ट अप्रोच। और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जो इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग इनकम निकालेंगे, वहाँ हम लोग 2 अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच है और एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच कहाँ फॉलो करना है? जो प्रोफेशन के कैटेगरीज में आता है, और जो इनडायरेक्ट अप्रोच कहाँ फॉलो करना है? जो बिजनेस के कैटेगरीज में आता है। तो बिजनेस कैटेगरीज वाला जो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसमें क्या डिस्कस किए थे हम लोग? नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग, कुछ आइटम ऐड था, कुछ आइटम लेस था। ऐड क्या था? ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड इन PL। उसमें से बहुत सारा खर्चा इनलीगल खर्चा था, बहुत सारा नॉन कैश खर्चा था, बहुत सारा डिसअलाउड आइटम्स था, वो ऐड बैक हो जाता था। बहुत सारा इनकम लेस करते थे हम लोग, जैसे बैंक इंटरेस्ट जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और कुछ इनकम ऐसा जो टैक्सेबल है ही नहीं, वो इनकम मेरा PL में जा चुका, उसको भी हम लोग क्या करते थे? लेस करते थे। और हम लोग उसी ऐड लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालते थे। और डायरेक्ट अप्रोच में करना है क्या है? कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि कौन कौन सा आइटम डिसअलाउड है, वो छोड़ देना है, कौन कौन सा आइटम नॉट टैक्सेबल है उसको छोड़ देना है, और जो अलाउड आइटम्स है, मतलब खर्चा अलाउड वाला पार्ट है, ठीक है ना, और जो इनकम टैक्सेबल है वो आप इनकम को जोड़ दोगे, और खर्चा जो अलाउड वाला है उसको क्या कर दो? लेस कर दोगे। मतलब इनकम जोड़ना है और खर्चा क्या करना? लेस करना है। बस यही करके आप क्या करोगे? इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन निकाल लोगे, ठीक है। तो अच्छा, सम से स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको बता दे रहे एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए आप डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करो तो क्या करोगे? पहले यहाँ लिखिएगा आप इनकम्स, ठीक है ना। अब इनकम्स लिखने के बाद यहाँ कुछ आइटम्स 1 2 3 यहाँ अमाउंट बैठाएंगे आप। जैसे क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो डॉक्टर का इनकम है, तो डॉक्टर का इनकम क्या हो सकता है? कंसल्टेंस फीस, विजिटिंग फीस, मेडिसिन का इनकम, ठीक है ना। ये सब जो खर्चा है ये सब इनकम है, इनकम जोड़ देना है, जोड़ के आपको यहाँ कर देना है, दिखा देना है। उसके बाद कुछ आपको लेस करना है। क्या लेस करना है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या होगा? रेंट हो सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो सकता है, या इंश्योरेंस खर्चा हो सकता है, या कुछ और भी खर्चा हो सकता है, ठीक है। ये सब खर्चा का अमाउंट यहाँ बैठाना है आपको, जोड़ के यहाँ बाहर कर देना है।
ये इनकम है और ये खर्चा है, ये इससे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो ये जो इनकम आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है ना, ये आपका डायरेक्ट अप्रोच से फॉलो होता है। बट याद रखना एक चीज़ कि जो डायरेक्ट अप्रोच फॉलो होता है वो कौन सा कैटेगरीज के लिए, जो प्रोफेशन से कैटेगरी के प्रोफेशन के लिए आता है। प्रोफेशन में कौन कौन शामिल है भाई, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है ना, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो, तो डॉक्टर्स, सीएज, लॉयर, ये सब जो है ये लोगों के लिए आपका डायरेक्ट अप्रोच फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ना एक क्वेश्चन करेंगे इसी बेसिस पे, और फिर उसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे, उसके बाद आप सारा होमवर्क करके हमको दिखाओगे, फिर इसका एक और टॉपिक बच जाएगा, वो टॉपिक आपको बताने के बाद ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर वैद्या। अभी जो है ना डॉक्टर, तो डॉक्टर जैसे मेरे माइंड में आया तो उसके हिसाब से कौन कौन सा उसका प्रोफेशन का इनकम होगा ना, वो इनकम आएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको देते हैं, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का मेन इनकम क्या होगा, उसका फीस, उसका कंसल्टेंट जो फीस होता है वो, और क्या होगा, मेडिसिन बेच के जो इनकम कमाएगा वो। ठीक है ना, तो पेशेंट से जो भी पैसा रिसीव करेगा, पेशेंट से कुछ भी पैसा रिसीव करे, कुछ भी बेनिफिट रिसीव करे, कुछ भी सामान रिसीव करे, सब प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, मगर वो पेशेंट से रिसीव करेगा। ठीक है ना, मगर अगर मान के चलो वो डॉक्टर है और वो बैंक में पैसा जमा किया है और बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर वो तो फिर प्रोफेशन का इनकम नहीं हुआ। अगर ये डॉक्टर है, ठीक है ना, और ऑडिटिंग का काम कर दिया, तो वो तो उसका डॉक्टर का इनकम नहीं हुआ, वो तो प्रोफेशन का इनकम नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर कोई डॉक्टर है जो कॉलेज में लेक्चर दे रहा है, पार्ट टाइम लेक्चर दे रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो वो तो डॉक्टर का इनकम नहीं हुआ। ठीक है ना, वो तो प्रोफेशन का इनकम नहीं हुआ। तो प्रोफेशन में इनकम वही आएगा जो पेशेंट से रिसीव करता है। तो पेशेंट से अगर तुम्हारा पैसा भी रिसीव हो, पेशेंट से अगर मान कर चलो तुम्हारा कैश भी, सामान भी रिसीव हो या गिफ्ट भी रिसीव हो, कुछ भी रिसीव हो, अगर वो पेशेंट से रिसीव कर रहा है तो टैक्सेबल कहाँ होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ माइंड में ये बैठा के रखेंगे कि ये डॉक्टर है भाई, तो इसका इनकम देखते हैं क्या क्या है। पहला एग्जामिनर्स फीस। अब डॉक्टर है, लॉजिक लगाओ, एग्जामिनर फीस कैसे मिल सकता है उसको, डॉक्टर को तो एग्जामिनर फीस मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो फिर ये प्रोफेशन का इनकम नहीं है, ये एक्स्ट्रा इनकम हो गया। तो इसलिए एग्जामिनर फीस जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। ये अदर सोर्सेज में हो सकता है बट यहाँ नहीं होगा। विजिटिंग फीस, डॉक्टर का विजिट फीस जो होता है वो तो इनकम होगा ही। सेल ऑफ मेडिसिन ये आएगा। सैलरी एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर इन ए मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर जो है वो अदर सोर्सेज में जाएगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से कुछ भी रिसीव करें, हम आपको क्या बोले थे कि ये प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। तो अभी तक हम लोगों का 3 इनकम मिल चुका है जो यहाँ टैक्सेबल होना चाहिए। एक विजिटिंग फीस है आपका, एक आपका सेल ऑफ मेडिसिन है, और एक क्या है, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। कंसल्टेशन फीस, अगर कोई डॉक्टर चैम्बर में बैठता है तो कोई पेशेंट आता है तो भले उसके कैटेगरीज का इलाज नहीं हो, बट वो कंसल्ट करता है, बताता है कि आप वहाँ जाओगे या फिर वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाओगे तो आपका ये इलाज हो सकता है। जैसे ही वो पेशेंट वहाँ घुसा, उस डॉक्टर के पास मिला, उसके पास वो फीस रिसीव हो गया। या फिर कोई भी चीज़ अगर एडवाइस देना हुआ या कुछ उसको बताना हुआ तो भी तो पैसा रिसीव करता है। तो कंसल्टेशन फीस जो होता है वो डॉक्टर का इनकम होता है, तो ये भी कहाँ टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा आपका। रिटेनर फीस फ्रॉम एक्स लिमिटेड, रिटेनर फीस फ्रॉम एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और एक्स लिमिटेड ये देख रहा है क्या कि अगर मान कर डॉक्टर मेरा कंपनी का अगर शेयर होल्डर बन के रहेगा तो कंपनी का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी फेमस डॉक्टर होगा ये। तो एक्स लिमिटेड नहीं चाहता कि ये डॉक्टर हमारे यहाँ से जाए, तो अपने पास वो रखना चाहता है। तो बोलता है मेरे पास पैसा ले लीजिए, आप हमसे आप पैसा ले लो मगर मेरे पास आप रहो। तो क्या आप सोच रहे हो, आप देख पा रहे होंगे कि ये डॉक्टर का तो इनकम नहीं है, ये तो आपका एक्स्ट्रा इनकम हो गया, इसलिए ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा। सेविंग, बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला, ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा, बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं जाएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी अदर सोर्सेज का टैक्सेबल है। तो पता क्या चला, टोटल इनकम कितना हुआ, एक आपका विजिटिंग, दूसरा सेल ऑफ मेडिसिन, तीसरा गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, चौथा कंसल्टेशन फीस, बस ये 4 इनकम आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। खर्चा आते हैं, प्रोफेशनल बुक परचेस्ड, बुक जो है खर्च नहीं है, एसेट है, तो बुक भले ही नहीं आएगा मगर क्या आएगा, उसका डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है ना, तो बुक का डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। मेंबरशिप फीस,
खर्चा आएगा, क्योंकि मेंबर डॉक्टर लोगों को ना मेंबरशिप नंबर मिलता है, तो हर साल उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो रिन्यूअल कराने के लिए उसको फीस देना पड़ता है। अगर फीस नहीं देगा तो फिर ये मेंबरशिप कायम नहीं रहेगा। तो ये डॉक्टर का रिलेटेड खर्चा है भाई, तो आएगा ही। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल खर्चा डिसअलाउड, ये नहीं आएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ कार परचेज्ड आउट ऑफ द टोटल 5 इंस्टॉलमेंट। देखिए यहाँ आप एक गाड़ी खरीदे हो, उसका टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में कीमत तय किया गया था, और अभी आप उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना रुपया दे रहे हैं आप? 60,000। तो सोचिए एक इंस्टॉलमेंट का कीमत अगर 60,000 है तो गाड़ी का टोटल कीमत कितना होगा? तो 60,000 इंटू 5 इंस्टॉलमेंट मतलब 6×5 = 30, मतलब 3 लाख रुपया। तो एक मोटर कार का कीमत 3 लाख है। वो आज नहीं खरीदा है, कब खरीदा है? आज से ठीक 2 साल पहले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये तीसरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं आप, तो पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट 2 साल पहले ही पे कर चुका है, और ये हम लोग का 3rd ईयर है। तो ये अभी ऐसा ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है? 5 इंस्टॉलमेंट में ये तीसरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों को मोटर कार का खर्चा नहीं आएगा मगर उसका डिप्रिसिएशन आएगा। और डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? WDV। तो अगर मान के चलो गाड़ी का ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख है और 2 साल ऑलरेडी अगर बीत चुका है, तो 2 साल का डिप्रेशन लेस कर देंगे, तो उसका तीसरा साल का शुरुआत का उसका WDV वैल्यू आ जाएगा। और जैसे ही एक बार WDV वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम लोग डिप्रेशन उसी के हिसाब से निकाल लेंगे। आपको ये हिंट दिया जा रहा है कि आप डिप्रेशन कैसे निकालोगे? उसका बैक कैलकुलेशन करके उसका ओरिजिनल कॉस्ट निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन लेस करेंगे, सेकंड ईयर का डिप्रेशन लेस करेंगे, तो 3rd ईयर का उसका WDV आएगा। और जैसे ही 3rd ईयर का WDV आएगा तो फिर उसके बाद हम 3rd ईयर का डिप्रेशन निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? रेंट ऑफ क्लिनिक तो आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा ही आएगा, इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा तो नहीं आएगा। कार एक्सपेंसेस आएगा अगर वो प्रोफेशन के लिए यूज़ किया है तो, ठीक है ना। देखते हैं इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ शायद 1 नंबर पॉइंट में। सैलरी टू स्टाफ आएगा, मेडिसिन परचेज आएगा, मेडिसिन खर्चा है। गिफ्ट टू डॉटर, अपने बेटी को गिफ्ट दिया, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? डॉटर का खर्चा नहीं है, यानी प्रोफेशन का खर्चा नहीं है, ये नहीं आएगा। सर्जिकल इक्विपमेंट ये एसेट है, डिप्रेशन आएगा इसका। और बैलेंस शीट दिया, और बैलेंस को मतलब है नहीं, इनकम और खर्चा से मतलब है आपको। 2/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन। अच्छा, टोटल मोटर कार का खर्चा जो ऊपर में दिया हुआ है आपका 60,000, उसमें से 2/3 जो है वो प्रोफेशन का है, यानी सिर्फ 2 हिस्सा सिर्फ प्रोफेशन का है। तो एक हिस्सा क्या हो गया? पर्सनल हो गया। तो यहाँ सिर्फ 2 ही हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब ये हो गया कि जो मोटर कार यूज़ हुआ है वो पूरा का पूरा बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हुआ, उसमें से एक हिस्सा आपका पर्सनल यूज़ हुआ और 2 हिस्सा आपका बिजनेस के लिए यूज़ हुआ। तो जो एक हिस्सा पर्सनल के लिए यूज़ हुआ वो चीज़ आप यहाँ शामिल नहीं करोगे। तो इससे एक चीज़ और उभर के निकलता है क्या, कि इसका जो डिप्रिसिएशन है मोटर कार का वो भी पूरा नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही हिस्सा आएगा, एक हिस्सा नहीं आएगा। गाड़ी पर्सनल के लिए भी यूज़ हुआ है, और जो गाड़ी पर्सनल के लिए यूज़ करेंगे उसका डिप्रिसिएशन बिजनेस में शामिल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? मेडिसिन परचेज उन्हें हो गया। तो नंबर 2 पॉइंट्स, मेडिसिन कॉस्टिंग 20,000 वॉज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन। डॉक्टर तो खुद है, कोई बात नहीं। जो मेडिसिन खरीदा था, तो जो मेडिसिन खरीदा वो टोटल खरीदा आपका मेडिसिन ऊपर में दिया हुआ है 1,60,000 का। तो 1,60,000 का मेडिसिन खरीदा, उसमें से 20,000 का मेडिसिन को कहाँ यूज़ किया? प्राइवेट पर्सनल बेटा के लिए। तो बिजनेस में कितना यूज़ हुआ? सिर्फ 1,40,000। तो बिजनेस में कितना आएगा? सिर्फ 1,40,000 आएगा। क्लियर है? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। मेडिसिन कॉस्टिंग तो हो गया। डिप्रेशन टू बी चार्ज ऑन मोटर कार 15%। तो मोटर कार पर 15% चार्ज करेंगे, वही बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। और 40% बुक के ऊपर, और सर्जिकल इक्विपमेंट के ऊपर कितना परसेंट? 15%। एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं हम, डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ। हम आपको क्या बोले थे कि जब कोई भी मशीनरी को भी इक्विपमेंट अगर 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ रहेगा तो उसका डिप्रेशन का रेट हाफ हो जाएगा। यहाँ डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। आप अपना खुद अजम्पशन ले सकते हैं। अगर आप 180 दिन से ज़्यादा मानोगे तो फुल रेट डिप्रेशन होगा, और अगर 180 दिन से कम मानोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जब नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपका अजम्पशन वैलिड होगा। और अगर मान कर चलो लिख दिया है डेट, इतना डेट में परचेज किए, तो अब नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे। 180 दिन से कम होगा तो आप हाफ कर दोगे, और 180 दिन से अगर ज़्यादा होगा तो फुल कर देना। यहाँ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम एजम्पशन मानेंगे। जिस दिन खरीदा है, जिस साल खरीदा है, उस दिन हम लोग 180 दिन से कम मानेंगे, और बाकी दिन में तो फुल रेट में तो होगा ही होगा। ठीक है। अ कैश पेमेंट ऑफ 50,000 मेड बाय पेशेंट वॉज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स।
एक 50,000 का कैश पेमेंट हुआ है, उससे क्या मतलब है? हम लोग यहाँ कैश पेमेंट हो, अगर मान के चलिए कोई भी कस्टमर हमको गिफ्ट दे, कैश दे या कुछ भी दे, है तो प्रोफेशन का इनकम। तो पेशेंट से हमको 50,000 इनकम मिला मगर रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो ये तो इनकम है ना, पेशेंट से आपको कुछ भी मिलेगा तो क्या होगा? वो आपका इनकम होगा, तो इनकम में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो इनकम होगा। अगर वहीं खर्चा अगर होता, हम किसी को 50,000 पे कर दिए, तो आपको बता दिया गया था कि 10,000 से अगर ज़्यादा पेमेंट हुआ कैश में तो वो खर्चा डिसअलाउड होता है। मगर यहाँ इनकम रिसीव हो रहा है, तो अगर इनकम रिसीव हो रहा है तो वो 10,000 से ज़्यादा भी रहेगा, 2 लाख भी रहेगा, 50 लाख भी रहेगा, तो भी आपका प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशंस का, ठीक है। पहले ना एक काम कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, हम कहीं और रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। आपको मालूम है कि हम कोचिंग मतलब कोलकाता से बाहर आ चुके हैं, तो इसलिए बोर्ड छोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको वर्किंग कर दे रहे हैं। वर्किंग कर लेने के बाद फिर हम सम बना देंगे, फिर आप सम उतार लोगे। अगर हम सम बनाना स्टार्ट करेंगे फिर वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर ले रहे कि पहले डिप्रिसिएशन मोटर कार का निकाल ले रहे, क्योंकि मोटर कार में थोड़ा झमेला है वर्किंग का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहले वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, allowable, depreciation on motor car, depreciation on motor car, allowable as per IT, ठीक है। since original cost of मोटर कार कैसे होगा? 60,000 अगर एक इंस्टॉलमेंट की कीमत है तो 5 इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 3 लाख। ये हो गया 3 लाख, ठीक है। लेस डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल। आज हम लोग तीसरा साल में, क्योंकि हम लोग ये तीसरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो तीसरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं मतलब 2 साल ऑलरेडी बीत चुका है। तो जिस साल खरीदे उसका डिप्रेशन लेस करेंगे तब ना WDV आएगा। तो डिप्रेशन फॉर फर्स्ट ईयर लेस कर रहे हैं 3 लाख, इंटू मोटर कार पे कितना परसेंट है? 15%, ठीक है ना। 15% था, हाँ, इंटू 1/2। अभी 1/2 करने के पीछे वजह, 1/2 करने के पीछे वजह ये है कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि मोटर कार जब खरीदे होंगे फर्स्ट ईयर में वो 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ होगा, इसलिए हम लोग हाफ कर दिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 22,500। कैसे? 3 लाख का 15% 45,000 इंटू 1/2 22,500। ये लेस कर दोगे तो कितना आएगा? 2,78,500 आएगा, 77,000 आएगा। तो ये क्या होगा? ये हो गया आपका WDV, क्लोजिंग WDV, ठीक है ना। अब फिर लेस क्या करेंगे? लेस डिप्रिसिएशन फॉर किस साल का? सेकेंड ईयर का, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। 2,77,500 इंटू कितना परसेंट? 15%, ठीक है ना। 2,77,500 इंटू 15%, 46,125, ठीक है ना। मैं उल्टा हो गया, 41,625, 625 सो लेस कर दोगे, ठीक है। माइनस 2,35,875, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग WDV। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल बीत गया, अभी करेंट ईयर में तो लेस होगा क्या? अब क्या? तो
तो देयरफॉर डिप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 इज इक्वल टू क्या होगा 2,35,875 इंटू 15% उतारते जाओगे आप लोग वरना मिट जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते फिर। 35,381 35,381। अब क्योंकि मोटर कार पूरा प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हुआ है, सिर्फ 2 हिस्सा ही यूज हुआ है, तो इसका अलाउेबल डिप्रेशन कितना होगा, सिंस मोटर कार इज यूज्ड फॉर प्रोफेशन नहीं पर्सनल दे रहे हैं, पर्सनल पर्पज बाय कितना, बाय 1/3। तो देयरफॉर अलाउेबल डिप्रेशन इक्वल टू क्या होगा 35,381 इंटू कितना, इंटू होगा 2/3, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2 23,587, ठीक है ना, ठीक 23,587। पहले आप इसको वर्किंग कॉपी करोगे अपना, ठीक है, आप कॉपी कर लोगे, हमको मालूम है, ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं, मगर याद रखना 23,587 रुपये डिप्रिसिएशन है। और उसका नोट लिख देंगे, जो फर्स्ट ईयर में हम हाफ लिए थे ना 1/2, उसका नोट हम लिख देंगे। उसका नोट लिखने के लिए हमें तीनों का नोट लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम उसका नहीं मानेंगे हाफ, हम सबका मानेंगे, इवन बुक का भी मानेंगे, सर्जिकल इक्विपमेंट का भी मानेंगे, कि जिस साल कोई भी एसेट खरीदे हैं मान लिया जाएगा कि वो 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उसका डिप्रेशन का रेट हाफ हो जाएगा। अब हम लोग जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप दोगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ किसका, डॉक्टर वैद्या, ऑफ डॉक्टर वैद्या फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ठीक है, यहाँ देते हम लोग इनकम में क्या क्या था, हम लोग कहते हैं ना एग्जामिनर फीस तो नहीं लेना था, विजिटिंग फीस, ठीक है, 1,20,000। विजिटिंग फीस के बाद क्या है, सेल ऑफ मेडिसिन, कितना सेल ऑफ मेडिसिन है भाई, 2,40,000। सेल ऑफ मेडिसिन के बाद आपका भी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट, कितने गिफ्ट रिसीव किए हैं भाई, 20,000। गिफ्ट के बाद क्या रिसीव होगा, कंसल्टेशन फीस, कितना कंसल्टेशन फीस है, 80,000। एक चीज़ और है, मालूम है आपको बोले थे ना 50,000 रुपये कैश रिसीव फ्रॉम पेशेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट, कितने कैश रिसीव किया पेशेंट से, 50,000। इसको जोड़ के बाहर कर दोगे कितना होगा, 360 80 460 510। ठीक है, इसको हम जोड़ भी सकते हैं, इसको जोड़ोगे 5
1,20,000 प्लस 40,000, 20,000, 80,000 प्लस 50,000, 5,10,000। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या होगा, प्रोफेशनल बुक परचेज तो डिप्रेशन आएगा। मेंबरशिप फीस, तो यहाँ लिख दे रहे क्या, मेंबरशिप फीस कितना रुपया, 2,000। मेंबरशिप फीस के बाद क्या होगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं आएगा। रेंट ऑफ क्लिनिक, रेंट ऑफ क्लिनिक कितना रुपया, 26,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 80,000। इनकम टैक्स नहीं आएगा। कार एक्सपेंसेस, तो कार एक्सपेंसेस भी पूरा नहीं आएगा। कार एक्सपेंसेस कितना था, टोटल अमाउंट 60,000 था, तो 60,000 का कितना आएगा, 1/3 तो पर्सनल इस्तेमाल हुआ, तो 2/3 आएगा। 2/3, 1/2/3 का कितना होगा, 40,000 रुपये। ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ कितना, सैलरी टू स्टाफ 40,000। ठीक है। मेडिसिन परचेस्ड, मेडिसिन पूरा नहीं आएगा। 1,60,000 में से 1,60,000 में से कितना आपका, बोलो 1,60,000 में से कितना, 20,000 लेस कर दें, कितना आएगा, 1,40,000 हो गया। और गिफ्ट डॉटर से नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब डिप्रिसिएशन सबका, तो हम लोग ना डिप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल चुके थे। डिप्रिसिएशन ऑफ किसका, मोटर कार ऑलरेडी कंप्यूटेड था। कितना कंप्यूटेड था हम लोग का, शायद था 23,587, 23,587। ठीक है ना। अच्छा, डिप्रिसिएशन ऑफ किसका, बुक्स। तो बुक्स का कितना था, देखो तो बुक खरीदे थे हम लोग, बुक हाँ 20,000 का, तो 20,000 इंटू कितना परसेंट था, 40% है ना जी। तो 20,000 का 40% इंटू कितना, 1/2, तो 8, 8 2 कितना, 4 हो गया। अब इसके लिए नोट होगा, 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ है। और सबका नोट एक साथ लिख देंगे। नोट क्या लिखेंगे नोट में, कि इट इज एज्यूम दैट मोटर कार, book and surgical equipment has been used for less than 180 days in the year of purchase। आपका नोट कंप्लीट। उसके बाद डिप्रिशिएशन ऑन ऑफ सर्जिकल, अपना समझ लो ये सर्जिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट। तो अगेन कितना सर्जिकल इक्विपमेंट है, 60,000। तो 60,000 इंटू कितना परसेंट, शायद इसका था 15% जी, 15% इंटू कितना, 1/2, 1/2 1590 4.5 4500। ठीक है। अब ये सारा खर्चा जोड़ के आपको बाहर करना है। 2,000 प्लस 26,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 1,40,000, 23,587, 4,000, 4,500, 2,88,087, 2 लाख इसको जोड़ के बाहर कर देने का है आपको, 2,88,087। आप करोगे क्या, ये इनकम है, ये खर्चा है। इस इनकम से खर्चा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो जो इनकम बचेगा वही होगा आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। 88,087, 2,21,913 यहाँ लिख दोगे, मेरे पास जगह नहीं है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ये हो जाएगा।
आप लोग कर लोगे। और नोट आप बना कर लिख दोगे, हम वो सेंटेंस बोल दे रहे हैं, आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट नंबर 2 बोल के क्या लिखोगे, इट इज़ एज्यूम दैट मोटर कार कॉमा बुक्स कॉमा सर्जिकल इक्विपमेंट हैज़ बिन यूज्ड या हैव बिन यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज इन द ईयर ऑफ परचेस। ख़त्म, ठीक, ये आप कर लीजिएगा और ये भी आपको कंप्लीट उतार लेना है। और इतना ही हम समझ बताएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में भेजने में दिक्कत हो, नेटवर्क का बड़ा इश्यू है इधर, ठीक है ना। तो आप लोग को भेज दिया जा रहा है, आप लोग होमवर्क जो करोगे वो होमवर्क हम लिख दे रहे हैं। होमवर्क लिख दे रहे हैं यहीं पे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 33, 36, 38 दैट विल बी योर होमवर्क। और उसके बाद हम लोग बिजनेस वाला भी हो गया, प्रोफेशनल वाला भी हो गया। अब जो हम लोग करेंगे वो पार्टनरशिप फर्म के लिए होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा मगर, ठीक है ना।